हेलो फ्रेंड्स। आज हम विद्युत सेवा आयोग में जो अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उनकी पहले तो भर्ती के बारे में बात करेंगे, वो कब शुरू हुई थी और कब तक खत्म हो गई। और दूसरा, अब जब आप सेलेक्ट हो गए हैं तो अब क्या क्या प्रोसेसेस होंगे और कहाँ आपका अलॉटमेंट होगा और क्या क्या काम होते हैं, किस तरह की हायरार्की है, क्या शुरुआती सैलरी मिलेगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए। और अगर कोई डॉक्यूमेंट ना रहे या किसी में कुछ जैसे नाम का कोई एरर या ऐसा कुछ हो तो क्या क्या होता है, वो मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं आपके उसको लेते हुए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, अपना समय व्यर्थ ना करें, आप यहीं से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार सेलेक्ट हुए हैं यहाँ पे, यूपीपीसीएल के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है और और आपको थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए कि अब मैं जब नई जगह जाऊँगा तो मुझे वहाँ करना क्या होगा, काम क्या-क्या होता है, पैसे कब तक मिलते हैं, ना छुट्टियाँ कितनी होती हैं, ये सब तो ख़ैर आपको पता होगा छुट्टियाँ कितनी होती हैं। पर शुरुआत तौर पे अभी आपको सबसे पहले तो एक डिस्कॉम अलॉट किया जाएगा और उसके बाद आपको एक ज़ोन अलॉट किया जाता है। ज़ोन में सर्कल में भी आप जा सकते हैं। मेनली ज़ोन में तो कोई डायरेक्टली अटैच होता नहीं, डायरेक्टली अलॉट होते नहीं, आप डिविजन्स में और सर्कल्स में ही रहेंगे, सब डिविजन्स में रहेंगे और वहाँ से आपको फिर अलग-अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वो सारे लोग जो सेलेक्ट हो गए हैं इस वैकेंसी में, उन्हें हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। आप वो दिग्गज थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस फॉलो किया और इस एग्ज़ाम को फाइनली निकाल लिया। जो आपके पेपर थे 21 से लेके 30 नवंबर तक और जो आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से 21 में हुए। मेरा अनुमान ये था कि ये भर्ती अप्रैल से मई में कंप्लीट हो जाएगी, पर ये जुलाई तक चली गई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम पूरी तो हुई। तो यहाँ पे ये भर्ती पूरी हो गई है और ये वो सारे लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। रोल नंबर देखने का जो आनंद है उस वो अपना ही एक अलग ही दर्जे का होता है। जो कभी सेलेक्ट नहीं हुआ, फाइनली जो सिलेक्शन पा जाता है उसे बहुत ही खुशी होती है। उसका अब थोड़ा लाइफ में चेंजेस आएगा, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। वैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स का एक अलग ही क्रेज है। तो इस बार जो वैकेंसी है उसके अगेंस्ट जनरल की कट ऑफ 161 रही। लास्ट ईयर ही 152 के अराउंड थी। ईडब्ल्यू उस टाइम था नहीं। ओबीसी के 146 के अराउंड थी। एससी के कट ऑफ में काफी जंप देखने को मिला है। पहली पिछली बार ये 101 के अराउंड थी, इस बार 135 हो गई है। तो बहुत अच्छी बात है ये। और बाकी एस टी और बाकी का तो मुझको याद नहीं। तो ये कुछ आपके कट ऑफ रहे थे। तो लास्ट ईयर से आप देख सकते हैं जंप कितना रहा, 9 मार्क्स का। सिमिलरली यहाँ पे रहा 7 मार्क्स का और सबसे ज्यादा जंप यहाँ रहा 34 मार्क्स के आसपास का। तो देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा। अब जैसे हमारी वैकेंसी जो थी वो 2018 में उसका एग्जाम हुआ था, ये वाली वैकेंसी का एग्जाम 2023 में हुआ है। डिफरेंस देख सकते हैं आप, 18 और 23, नहीं सॉरी 22 में हुआ था इसका तो एग्जाम, और रिजल्ट 23 तक आया। तो 18 4 साल बाद 9 नंबर का इजाफा हुआ। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं है, फिर भी और पेपर इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो जो लोग इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, प्रयास कीजिएगा, आप अगली बार हो जाएंगे। लेकिन प्रयास इसका थोड़ा सा डिसहार्टेंड इस वजह से भी रहेगा क्योंकि वैकेंसी 4-4 5-5 सालों में एक बार आती है और जब एक बार कोई आ जाता है तो उसे जनरली छोड़ता नहीं है। तो जो सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं उसके लिए उनके लिए ये भी एक सुझाव है मेरा कि ये आपके जर्नी का स्टेपिंग स्टोन मान के चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि मुझे पूरी ज़िंदगी यहीं पे काटनी है, क्योंकि हाँ, कुछ लोग ज़रूर से अपने ज़ोन में सेलेक्ट हो जाएँगे। अपना ज़ोन मतलब जैसे आप लेट्स सपोज़ आप इलाहाबाद के हैं और आप वाराणसी ज़ोन में चले जाते हैं, तो देर सवेर आप अपने वाराणसी वाले डिस्ट्रिक्ट के आस-पास पहुँच जाएँगे। वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें उनका मनचाहा ज़ोन नहीं मिलेगा। हो सकता है आप कहीं पूरब के हों, आपको पश्चिम में फेंक दें, जैसे कि मैं खुद पूरब से हूँ और मुझे पश्चिम में फेंक रखा है। तो जब कंपनी बदल जाती है तो बहुत ज़्यादा तनाव होते हैं। शुरू में तो मज़ा आएगा आपको 2-3 साल, लेकिन फिर आप सोचेंगे घर के पास जाना सही रहेगा। बाबू बन के बहुत पैसे मिलते भी नहीं हैं और उसके बावजूद आपको इतना दूर फेंक रखा है, कोई पावर भी नहीं है। तो इसे स्टेपिंग स्टोन की तरह मानिएगा, प्रयास कीजिएगा कि आप आगे बढ़े ज़िंदगी में। ये एक जॉब है, आपको सिक्योरिटी मिल गई, जॉब सिक्योरिटी। अब आप उस बहुत सारी करोड़ों से बेहतर हो गए, लेकिन अभी भी लाख आपसे बेहतर हैं। तो प्रयास उन लाखों से के साथ compete करके और आगे बढ़ने का होना चाहिए। और ये शुरुआती 2 साल तक ही रहेगा। 2 साल अगर आपने बिता दिए और आपको मज़ा आने लगा, क्योंकि फिर आप काम जब समझ जाएंगे, आप रम जाएंगे इस सिस्टम में और फिर आप पढ़ेंगे नहीं।
फिर ज़िंदगी कटने लगेगी और फिर आप आगे शायद ना बढ़ पाएँ। मैं भी नहीं बढ़ पाया, प्रयास जारी है लेकिन आगे निकल पाना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर आपको पैसे मिलने लगते हैं, तो वो जो ड्राइविंग फ़ोर्स है, जो आपको पढ़ने पे मजबूर करता है, वो थोड़ा-सा ढीला पड़ जाता है। नींद अच्छी आती है क्योंकि काम रोज़ रहता है। काम बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊँगा कि काम कैसा-कैसा रहता है। तो ये कुछ हो गए आपके सबसे पहले तो कट ऑफ मार्क्स और सब कुछ। अब हम चलते हैं जो मेरी लिस्ट आई थी, मैं उसे दिखाता हूँ आपको जिससे आपको पता चलेगा कि अब इसके बाद क्या होता है। अब हमारे समय पे कार्यालय मुख्य अभियंता हाइडल जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तृतीय तल शक्ति भवन लखनऊ में बैठते हैं, उनके यहाँ से एक ये लिस्ट आई थी। इसमें देखिए ये हमारी 2019 की बात है ये। तो तब हम 2600 ग्रेड पे सेलेक्ट हुए थे और ये हमें डिस्कॉम बांटे गए थे, देख सकते हैं आप। अंतिम डिस्कॉम केस को इकाई में निम्नलिखित आवंटित किया जाता है। तो आप में से जो लोग के मेरिट अच्छे नहीं हैं और वो लोग को आपको सबसे पहले यहाँ अप्रोच करना चाहिए इस ऑफिस में। यहाँ अप्रोच कीजिए और सबसे पहले जाके अपने आप को अपने जो आपका जो ज़ोन है उसमें अलॉट करवा लीजिए। कई बार समस्याएँ आती हैं, आपको किसी और ज़ोन में वो फेंक देंगे, आपसे वो एक ऑप्शन फॉर्म लेंगे जिसमें आपसे वो पूछा जाएगा कि आप कौन से डिस्कॉम में जाना चाहते हैं, मतलब आपकी प्रेफ़रेंस वाइज़। लेकिन उसका ख़ैर कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि मुझे मेरा 6th ऑप्शन मिला था, जबकि मैं आपको अपने इस लिस्ट में अपना रैंक दिखाता हूँ। तो इस वाली लिस्ट में आप देख सकते हैं ये आपका रैंक है, ये शायद दूसरा रोल नंबर है, उसके बाद ये आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप सेलेक्ट हुए हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और आपको किस डिस्कॉम में बांटा गया है, ये वो चीज़ है। तो इसमें अगर आप आएंगे नीचे तो ये देखिए, ये रहा मैं 1024 मेरी रैंक थी। फिर ये पता नहीं कौन सा नंबर था, ये मेरा रोल नंबर था उस टाइम। ये नाम हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जिस कैटेगरी में मैं सेलेक्ट हुआ, देखिए मुझे, मैं हूँ गाजीपुर से और मुझे दिया क्या, मेरा डिस्कॉम, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं जाके बात नहीं कर पाया और मुझे मेरिट दे दिया, जबकि मेरा लास्ट ऑप्शन मेरिट मेरिट डिस्कॉम था और मैं 1024 पे हूँ। और अगर आप यहाँ नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं ये 1107 यहाँ है और एक दूसरा पेज था जिसमें मतलब टोटल 2200 के आसपास वैकेंसी थी, 2200 प्लस। और उनमें से मुझे मेरी रैंक 1024 होने के बावजूद मुझे लास्ट ऑप्शन मेरा मेरिट जोन दिया। मेरा फर्स्ट ऑप्शन वाराणसी था, सेकंड लखनऊ था, थर्ड आपका मध्यांचल का ही एरिया था, मतलब मध्यांचल में लखनऊ प्लस सारे एरिया आ जाते हैं, कानपुर भी आ जाता है। उसके बाद लास्ट में मैंने मेरिट जोन दिया था और मुझे मेरिट ही दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं आपको आपका पसंदीदा ऑफिस मिलेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। वो आपसे ऑप्शन लेते हैं लेकिन उसकी खास कोई वैल्यू नहीं रहती है। आपको यहाँ पे जाके कंसर्न बाबू से मिलके बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके आप शायद सेलेक्ट हो पाए वहाँ पे जहाँ पे आपका ऑफिस है, कंसर्न ऑफिस। शुरू में तो कुछ भी मिल जाएगा, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते तब तक कुछ भी चलता है, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो प्रयास ये रहना चाहिए कि आप अपने पहले तो पेरेंट डिस्कॉम में जाएं, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर उधर नहीं जाएंगे, अब देखिए ये जो है ये अलग अलग कंपनीज में बटी हुई है, जैसे मेरठ, मुरादाबाद, मेरठ डिस्कॉम एक हो गया। मेरठ में हेड ऑफिस है हमारे पूर्वांचल का, पश्चिमांचल का, वाराणसी में पूर्वांचल का, इसी तरह मध्यांचल का लखनऊ में है और दक्षिणांचल का आगरा में है। ऐसे करके सारे डिस्कॉम बटे हुए हैं। ये एक बार जिस कंपनी में आप चले गए, जैसे कि लेट सपोज आप दक्षिणांचल में चले गए, तो दक्षिणांचल से वापस आपका, अगर आप पूर्वांचल के हैं तो वहां जा पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि हो नहीं पाता ये। ट्रांसफर भी करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर एक ही जोन में रहेंगे, एक ही डिस्कॉम के अंदर रहेंगे, तो जैसे आप लेट सपोज आप लखनऊ के हैं और आपका कानपुर में हो गया, उन्नाव में हो गया या लखीमपुर खीरी में हो गया, तो आप लखनऊ के आसपास आने का आपका बहुत इजी चांस है। लेकिन आप ये कहें कि आप लखनऊ के हैं, आपको इधर पश्चिम में भेज दिया, इधर सहारनपुर मुजफ्फरनगर भेज दिया, तो आप वापस नहीं जा पाएंगे। जो आप ज़्यादा जा पाएंगे वो मुरादाबाद तक जा पाएंगे, उससे आगे आप जा ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ समस्याएं आती हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले, अगर आप लखनऊ के अराउंड हैं तो वहाँ जाइए, वहाँ पे देखिए कंसर्न कौन सा बाबू है जो ये लिस्ट बना रहा है और किस बेसिस पे ये बांटा जा रहा है। मैं 100% श्योर हूँ कि वो रैंडमली ही बांट देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, उनका काम है वो काम निपटा के फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि ये काम ज्यादा है, बहुत बड़ी लिस्ट है, सबके नाम डालने हैं, सब कुछ करना है। तो ये एक चीज है। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। आपसे कुछ इस तरह का फॉर्म माना जाएगा, है ना, डिस्कॉम कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनाती हेतु विकल्प। तो मैं आप अपना नाम डाल देंगे, पुत्र पुत्री का नाम, गृह जनपद डाल देंगे, अनुक्रमांक डाल देंगे। ये हमारी उस टाइम की 2017 की वैकेंसी थी तो उस वजह से लिखा हुआ है। कार्यालय सहायक तृतीय
अब जो है इसको अब कार्यकारी सहायक कहा जाता है, उस पे तैनात हो तो आपको देखिए इन सब में ऑप्शन देने होंगे, पूर्वांचल, दक्षिण, पश्चिम, मध्यांचल, केस को जो है कानपुर में और कॉर्पोरेट ऑफिस लखनऊ में। इन सब में आपको प्रेफ़रेंस देना होता है। मेरा पहला प्रेफ़रेंस पूर्वांचल था, दूसरा था आपका मध्यांचल, तीसरा केस को कानपुर, चौथा कॉर्पोरेट कार्यालय लखनऊ क्योंकि यहाँ काम ज़्यादा रहता है। उसके बाद पाँचवा मेरा था दक्षिणांचल और छठा था पश्चिमांचल, और देखिए किस्मत मेरी, मुझे छठा पश्चिमांचल ही मिला, मेरठ। तो ये होता है जब आपका बुरा दिन होता है तो आपको वो दिया जाता है जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए था। इस तरह का आपसे एक फॉर्मेट मांगा जाएगा और आपको वो फिर वो चीफ इंजीनियर हाइडल की जो मेल है उस पे आपको ये अटैच करके मेल करना होता है। इसके बाद देखिए ये वो मेल आईडी है, उस टाइम यही थी cdhydel.cpl@gmail.com। बाकी आप यूपीपीसीएल की डायरेक्टरी पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सही ईमेल आईडी मिल जाएगी। ये गलत है, कुछ गलती थी इसमें, आप uppcl.org पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये आईडी वहाँ मिल जाएगी। इसके बाद देखिए ये रहे लास्ट टाइम के कट ऑफ्स, 152 थे। ओबीसी का मैंने गलत बता दिया, वहाँ 143 थे, 146 बताया मैंने, 3 मार्क्स कम थे। और एससी के देखिए 104 थे, मैंने 101 बताया, वहाँ भी थोड़ी सी गलती हो गई, 104 थे। एसटी का भी आपने देखा वैकेंसी 100 मार्क्स से ऊपर का कट ऑफ गया है, यहाँ पे पिछले बार ये 65 मार्क्स था, तो 2 गुने हो गए हैं। मतलब आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप जनरल तक जाएंगे वैसे वैसे जो चेंजेस इन मार्क्स है वो कम हुआ है। मतलब बाकी कैटेगरीज में लोग अच्छे एजुकेटेड आ रहे हैं और उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। इसके बाद ये एक पेपर है मेरे पास पुराना जो पढ़ा है, जिसमें आप अलग-अलग ऑफिसेज़ में कहाँ पे कौन-सा ज़िला पड़ता है, वो देख पाएँगे। जैसे वाराणसी क्षेत्र में वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही, चंदौली, जौनपुर और सोनभद्र आता है। इन सारे एरिया में आप सेलेक्ट होंगे अगर आप वाराणसी ज़ोन में जाते हैं। देखिए पूरे पूर्वांचल में 3 ज़ोन्स 4 ज़ोन हैं, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और इलाहाबाद। अब लेकिन अगर आप जैसे आजमगढ़ क्षेत्र में चले गए और आप हैं भदोही के, तो चांसेस है कि आप भदोही के आसपास के ज़िले में पहुँच जाएँगे, क्योंकि ये एक पूरी कंपनी है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये पूरी एक कंपनी है। तो इसमें आप कहीं भी हैं, आस-पास के ज़िले में चले जाएँगे। होम डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जा पाएँगे, वैसे वहाँ भी चले जाते हैं क्योंकि हमारे जितने पुराने बाबू हैं सब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आस-पास के ज़िले में तो बेशक पहुँच जाएँगे। इसी तरह मध्यांचल का अगर आप देखें, तो देखिए लखनऊ क्षेत्र में रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर है। बरेली में बरेली, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है और बदायूं है। फैजाबाद क्षेत्र में फैजाबाद, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सुल्तानपुर, जगदीशपुर, गोंडा और बाराबंकी आ जाता है। लेसा लखनऊ में लखनऊ शहर का भौगोलिक क्षेत्र। इसके बाद पश्चिमांचल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, ये 4 जोन में बटे हुए हैं ये। तो मेरठ, बागपत, मोदी नगर आ जाता है मेरठ में। सहारनपुर में मुजफ्फरनगर सहारनपुर आ जाता है। शामली भी इसी में है, पहले नहीं था, अब शामली भी आ गया है। गाजियाबाद क्षेत्र में बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा आ जाता है। और मुरादाबाद क्षेत्र में चंदौली, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, गजरौला और जेपी नगर आ जाता है। इसी तरह दक्षिणांचल में जाएंगे आप तो वहाँ पे आगरा, बांदा, अलीगढ़, झांसी और कानपुर, ये 5 आ जाते हैं। आगरा क्षेत्र में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी आ जाता है। बांदा में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा आ जाता है। अलीगढ़ में एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़, ये सब आ जाते हैं। झांसी में झांसी, जालौन, ललितपुर और कानपुर क्षेत्र में कानपुर, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया। तो ये वो सारे एरियाज हैं। अब मैं आपको एक बार हायरार्की समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपका ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये जैसे दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये है कंपनी डिस्कॉम। डिस्कॉम का हेड होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और उसके साथ बहुत सारे डायरेक्टर्स भी होते हैं, चीफ इंजीनियर्स भी होते हैं, सब कोई होता है। इसके बाद ये जो आप जोन देख रहे हैं, इन सब का हेड होता है एक चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के बाद होते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके नीचे होते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके नीचे होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, उसके नीचे होते हैं जूनियर इंजीनियर, उसके नीचे होते हैं टेक्नीशियन और उनके नीचे होते हैं लाइनमैन। ये हायरार्की चलती है टेक्निकल वालों की। नॉन टेक्निकल में जो हाईएस्ट पोस्ट है वो तो आईएएस की हो गई सबसे पहले, एडमिनिस्ट्रेशन की। वहां से फिर दूसरा रास्ता चलते हुए आता है एआरओ का, और उसके बाद बाबू आ जाते हैं और हमारे नीचे होते हैं प्यून और ऑपरेटर्स, बस। तो ये मैं आपको एक बार लिख के भी समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपके एमडी ऑफिस होता है, जो कि एक डिस्कॉम के अंदर एक एमडी होता है। टोटल 5 डिस्कॉम है। जो टोटल जो डिस्कॉम होते हैं उनका एक चेयरमैन होता है, जो कि लखनऊ में बैठता है। ये भी एक आईएएस होता है, लेकिन ये इन सारे जो एमडी हैं, मतलब मेरठ का एमडी हो गया, और दूसरा आपका वाराणसी का एक एमडी हो गया, तीसरा आपका लखनऊ का एक एमडी हो गया, तीसरा आगरा का एक एमडी हो गया, बाकी वो जो 2 और कंपनी बताई थी मैंने उनका एमडी हो गया।
तो इन सारे एमडी को एक हेड करता है चेयरमैन, ये सीनियर आईएएस होता है, ये सब भी आईएएस होते हैं लेकिन ये जूनियर आईएएस होते हैं। इसके नीचे एमडी के नीचे एमडी ऑफिस होता है, सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे हेड ऑफिस जिसे कहते हैं, और सबसे ज्यादा काम भी एमडी ऑफिस में ही होता है। आप जाएंगे समय पे लेकिन आने का कोई समय नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको काम देर तक करना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरे डिस्कॉम में जितने जिले हैं सारे का काम देखना होता है। एमडी ऑफिस के नीचे आ जाते हैं कई सारे चीफ इंजीनियर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया, गाजियाबाद हो गया, और फिर नोएडा हो गया। अब मुझे सहारनपुर का पता है, तो सहारनपुर में एक चीफ जोनल इंजीनियर ऑफिस हो जाएगा। चीफ जोनल इंजीनियर ऑफिस के अंडर में कुछ एससी होते हैं। हमारे यहाँ जो जैसे सहारनपुर में जैसे चीफ जोनल इंजीनियर के पास सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। यहाँ पे जितने इन सारे जगह पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बैठते हैं वो सब का हेड एक चीफ इंजीनियर होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सहारनपुर में 3 एससी हैं, 2 शहर के और एक ग्रामीण के। शहर में 2 हैं। अब जैसे मैं आप यहाँ पे ये गांव के हैं, जैसे उस ईडीसी लिखा होगा, ईडीसी, और शहर में लिखा होगा ईयूडीसी, या कई बार यूईडीसी भी लिखा होता है। ये दोनों माने शहर है। जैसे यू आ गया आप समझ जाइए शहर वाला एरिया को आपको डील करना होगा, और अगर सी नहीं है, यू नहीं है, तो उसका मतलब आप ग्रामीण एरिया को डील कर रहे हैं। ईयूडीसी के अंदर हमारे पास 3 ऑफिसेज हैं। एक है ईयूडीडी 1, दूसरा है ईयूडीडी 2 और तीसरा है ईयूटीडी। ये क्या है? ये हो गया डिवीजन 1, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन फर्स्ट। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन सेकंड। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी अर्बन ये हो जाता है टेस्ट। यहाँ पे मीटर परीक्षण वरीक्षण होता है, मीटर सही चल रहा है कि नहीं, एमआरआई, एमआरआई एक मशीन लगा के बिलिंग होती है, वो बिलिंग सही से हो रही है कि नहीं। तो इस तरह से हायरार्की चलती है। अब थोड़ी सी और बताता हूँ मैं। तो डिवीजन के अंदर यूडीडी फर्स्ट, इसके यहाँ पे 3 सब डिवीजन है, एसडीओ फर्स्ट, एसडीओ सेकंड, एसडीओ थर्ड। इस तरह से ये पूरे शहर के जो डिवीजन है उसको बांट दिया गया है। एसडीओ में कौन बैठता है? हाईएस्ट होता है ए असिस्टेंट इंजीनियर, जिसे कि जब ये एसडीओ ऑफिस में बैठता है तो इसे सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं। और डिवीजन में कौन बैठता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिसे एक्सईएन कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये असिस्टेंट इंजीनियर ही बाद में प्रमोट होकर एक्सईएन बनते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्सईएन का, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, चीफ इंजीनियर का या डायरेक्टर का कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। आप असिस्टेंट इंजीनियर बन के सेलेक्ट होकर आते हैं, और इसी तरह आप धीरे धीरे चीफ इंजीनियर, या अगर आपने बहुत अच्छी सर्विस की और जल्दी लग गए तो डायरेक्टर तक भी बन जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा एक आईएएस होता है। तो ये एसडीओ ऑफिस होते हैं। एसडीओ के अंदर, एसडीओ के पास, जैसे एक एसडीओ के पास हो सकता है उसके अंदर में 3 जेईस काम करते हैं, 3 जेईस काम कर सकते हैं। अब 3-3 नहीं, एक एक जेई, ऐसे टोटल 3 जेई काम करेंगे। और इन जेई के नीचे भी 2-2 टीजी2 हो सकते हैं, 2-2 टीजी2 हो सकते हैं, और इन टीजी2 के पास भी 2-2 लाइनमैन हो सकते हैं। तो ऐसे करके पूरा हायरार्की चलता है। बाबू का सीन ये है कि आप लोग ऑफिसेज में बैठते हैं, तो जेई जेई के ऑफिस में कोई भी बाबू नहीं होता है। एसडीओ के ऑफिस में होता है, एक्सईएन के ऑफिस में होता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में होता है, चीफ इंजीनियर के ऑफिस में होते हैं, एमडी ऑफिस में भी बाबू होते हैं। मतलब आपको हर जगह वो मिल जाएंगे। जेई के ऑफिस में नहीं मिलेंगे, वहाँ ऑपरेटरों से या टीजी2 से ही काम ले लिया जाता है। और क्योंकि बाबू लोगों की कमी है, तो इस वजह से कई बार जो टेक्नीशियन है वो ही बाबू का काम भी करता है, क्योंकि वो सरप्लस में है और उन्हें किसी भी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्निकल नॉलेज आती है, और क्योंकि उनसे भी कंप्यूटर का एक एग्जाम लिया जाता है, तो बेसिक प्रोफिशिएंसी उन्हें भी होती है। सूचनाएं बनाना, लेटर वो लिखवा लेते हैं, या कुछ समय काम करके सीख भी जाते हैं, तो वो आपका सारे काम कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इसका हायरार्की। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने पड़ेंगे। तो देखिए ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं जब आप ज्वाइनिंग करने जाएं, और प्रयास कीजिएगा आप ज्वाइनिंग 12 बजे से पहले कर लें, क्योंकि अगर 12 बजे के बाद करेंगे तो आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी। एक होता है पूर्वाहन, पूर्वाहन माने बिफोर 12 पीएम, मीन्स एंटी मेरिडियन जिसे कहते हैं, और एक होता है अपराहन, मीन्स आफ्टर 12 पीएम, आफ्टर 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे। तो वो हो गया आपका पोस्ट मेरिडियन। अगर आप 12 बजे से पहले पहले ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपकी उस दिन की सैलरी क्रेडिट होगी। जैसे मैं आया था 9 बजे, लेकिन डॉक्यूमेंट के कुछ फोटोकॉपी ना होने की वजह से, और कुछ मेरा ट्रिपल सी का उस टाइम डॉक्यूमेंट ही नहीं था मेरे पास, उसको डाउनलोड कराने की वजह से 12 से पार 2 बज गए, और 2 बजे के बाद मुझे ज्वाइनिंग दी गई, तो उस दिन की सैलरी गायब हो गई। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी एक दिन की जो सैलरी है, एक दिन की सैलरी ध्यान दीजिएगा 1000 रुपये के आसपास होगी, 1000 से ज़्यादा।
तो वैल्यू रखती है, जब आपको पहले मिलेगी तब आपको समझ में आएगा। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदत्त स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र मूल रूप में। ये तो अच्छी बात है कि ये लोग आपसे नहीं, मतलब इनका कोई खुद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपका मेडिकल कराने के लिए। आप किसी भी सीएमओ से करवा सकते हैं। सीएमओ नहीं, मैंने तो सीएचसी से करवा लिया था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। फिर जो आपका अंतिम वो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होता है, और आपकी जो मार्कशीट है फाइनल की, और अगर आपके पास डिग्री है तो वो चाहिए होती है। 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, ये मैंने अपने एक शहर वाराणसी में से बनवा लिया था, एक अपने गाँव से बनवा लिया था, और एक मेरे पास ऑफिस का था ही, वो भी मैंने बनवा लिया था, 3 बना लिए थे। फिर आपके पास स्नातक के सारे वो कुछ होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक वो आपको संलग्न कुछ प्रपत्र देंगे कि आपका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपका संबंध नहीं होगा तो सब ना ना करके भरना होता है। ये सब मेरे पास उस वक्त नहीं थे, वो मैंने वहीं जाके किए थे। निगम की सेवा में अपने रिश्तेदारों के संबंध में सूचना, मतलब आपके रिश्तेदार कौन कौन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, फिर आप कर्जदार नहीं है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अपनी एक से अधिक जीवित पत्नी है या नहीं है। बस ज़्यादातर लोग, आप लोग अनमैरिड होंगे तो पत्नी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। आप सत्यनिष्ठा के साथ काम करेंगे, वो सब कुछ वो सब लिखवा देंगे वहाँ पे आपके बड़े बाबूजी। फिर अपने परिवार में आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है, वो सारी चीज़ें होंगी। फिर अनुसूचित जाति, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ गड़बड़ रहती है तो उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है, लेकिन अगर आपका गड़बड़ ही है, मतलब आप कैटेगरी नहीं और फिर भी आपने लगा दिया था, तो मुश्किल हो जाएगा। फिर अपने किसी परिवार के सदस्य का विवरण देना होता है, फिर प्रमाणीकरण प्रपत्र देना होता है, और अन्य कोई प्रपत्र हो तो वो सारी चीज़ें आपको देनी होती है। इन सब की एक एक फोटोकॉपी लगा के आपकी एक फाइल बनाई जाएगी, और वो फाइल रखी रहेगी। देखिए इस तरह करके मूल, ये देखिए मुख्य अभियंता, ये है ह्यूमन रिसोर्स वाले जो मुख्य अभियंता है, उन्होंने ये सारा लिख रखा है। तो इस तरह से ये सारा कुछ होता है, लेटरबाजी हो गई सारी। अब इसके बाद चलते हैं, आपको अब क्या करना चाहिए, मतलब आपको जो आपका ऑर्डर है वो कहाँ पे मिलेगा, यूपीपीसीएल की कौन सी वेबसाइट पे। तो चलिए मैं आपको उस वेबसाइट पे नेविगेट करके ही बता देता हूँ कहाँ से आपको, कौन सी वेबसाइट को अब आपको रैपिडली चेक करते रहना है जब तक कि आपके पास अभी फ्री टाइम। आप आइए गूगल पे, लिखिए यूपीपीसीएल और सर्च मार दीजिए कि UPPCL.org करके वेबसाइट है, वो खुल जाएगी। ये खुलने के बाद आप यहाँ जाइए इंटरनेट पे। ये इंटरनेट खुल गया आपका। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये देख पा रहे हैं आप ऑफिस सर्कुलर्स, इसे खोल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ होता है, ट्रांसफर, टाइम स्केल, डीए क्या होता है, सीनियोरिटी लिस्ट, मेडिकल, एस्टेब्लिशमेंट रूल। एस्टेब्लिशमेंट के अगर आपको रूल समझने तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पर्सनल के बारे में, मतलब किसी पर्सन्स के बारे में, उनका ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सस्पेंशन, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। रिटायरमेंट हो गया, अदर हो गया। फिलहाल के लिए हम व्यू पे, ऑल व्यू पे कर लेते हैं, इससे हमें सबके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे ही आपको आपका जो अलॉटमेंट है वो वाला लेटर मिलेगा, क्योंकि जो भी एमडी ऑफिस और जो लखनऊ के जो ऑफिस हैं, वहाँ से जितने भी मेल्स और जितने भी लेटर्स आते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब यहीं पे आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, देखेंगे आप यहाँ पे सर्च ऑर्डर है, तो मैं आपको अपना वाला सर्च करके दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या कैसे मिलेगा। ये जो भी नया आएगा वो आपको ऊपर यहीं पे दिख जाएगा, ऑल पे अगर आप जब जाएंगे। यहाँ पे अगर आप डिस्कॉम अलॉटमेंट लिखेंगे और लिख के सर्च मार देंगे, तो आपको डिस्कॉम अलॉटमेंट सारे मिल जाएंगे। देखिए 2009 का ऑर्डर है। आगे बढ़ते हैं, 21 आ गया, 23 आ गया, हमें जाना है 2019 पे। मेरा 2019 का जो अलॉटमेंट था वो हुआ था, तो यहाँ 17 पे आ गए। देख सकते हैं आप, डिस्कॉम अलॉटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट OA थर्ड। आप यहाँ से अगर हम खोलेंगे तो डिस्कॉम अलॉटमेंट का जो लेटर जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया भी था, वो लेटर फिर से आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये वही वाला लेटर है, 5/3/2023, ये वैकेंसी थी, 2600 ग्रेड पे हुआ, और ये सारा कुछ आ गया। देखिए ये आपका SI नंबर है, ये आपका ऐप नंबर है। ऐप नंबर शायद आप जो लॉगिन वॉगिन बायोमेट्रिक करते थे उसका है। इस पे पूरा ऑर्डर मिल जाएगा। अभी ये पूरा डाउनलोड नहीं हुआ है, लेकिन आप इसे कंप्यूटर पे खोलेंगे तो हो जाएगा। इसमें पता नहीं क्या मसला हो रहा है, इसमें आता नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। देखिए सारे कॉर्पोरेट ऑफिस और कहाँ कहाँ पे जो कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, वो सब कुछ इधर पे आ गया। इसके अलावा भी अगर आप देखें और भी कुछ, जितने भी अलॉटमेंट्स से रिलेटेड जो भी काम होता है सब कुछ यहीं पे रहता है। यहाँ आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो आप इस वाले वेबसाइट पे जाके और व्यू पे जाके आप सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंटली इसे अभी फिलहाल चेक करते रहना चाहिए। जो भी नया ऑर्डर आएगा वो आपको यहीं पे मिलेगा। जैसे एडिशनल चार्ज का ऐसा मिल रहा है, वैसे यहाँ पे आएगा न्यूली अलॉटमेंट ऑफ डिस्कॉम अलॉटमेंट ऑफ न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उसके बाद जोन अलॉटमेंट भी आता है, तो वो देख सकते हैं आप, वहाँ से आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपके होम डिस्ट्रिक्ट पे मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो आपका ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा।
और आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा जॉइनिंग करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट के साथ। तो ध्यान दीजिएगा आराम से, आप जब जिस दिन आप जॉइन करेंगे उस दिन से आपकी सीनियरिटी भी डिफाइन होगी। मतलब जैसे मैं आज आया और आप कल आए तो मैं आपसे सीनियर हो गया, तो ये भी एक मुद्दा है। तो सीनियरिटी वाली बात, वैसे तो खैर बहुत बाबुओं में कौन सी सीनियरिटी, बाबू से आप बड़े बाबू ही बन पाएंगे, इतना ही स्कोप होता है और कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप यूपीपीसीएल के बारे में जानते हैं, ये डिपार्टमेंट कैसा है। तो आप अंडर अंडर द टेबल की बात सोच रहे होंगे, वो भी कुछ जगह पे है, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से आपने ये वाली सोच रख ली, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका करियर यूपीपीसीएल में ही खत्म होगा। तो ये वो थी चीज़ थी। अब हम चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सैलरी के बारे में, जो आप लोग सब जानना भी चाहते होंगे। उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं। न्यूली अपॉइंटेड जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, उनकी ये सैलरी होती है, बेसिक पे होता है उनका 27,200। डीए मिल जाता है उन्हें 2,448, ये पता नहीं कैसे निकाला गया है। सीसीए जो है, अब ये आप जब आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, वो जो हमारे यहाँ सैलरी बनाते हैं उन्हें पता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, अभी भी भूल गया। सीसीए जो है वो अब नहीं मिलता, पहले दिया जाता था जब मैं न्यूली आया था, तब तो सीसीए भी मिलता था हमें, लेकिन अब सीसीए अनुमान्य नहीं है, अब नहीं मिलता है। एमए माने मेडिकल अलाउंस, ये 200 रुपये का आपको हर महीने मिलता है। एचआरए, जब आप एक्स सिटी में रहेंगे तो आपको 3,000 मिलेगा, तो ये एक्स सिटी का है, तो वहाँ पे 3,000 मिलता है, तो ग्रॉस आपकी मिलेगी 33328। इसमें से फिर 3,000 की कटौती भी हो जाती है, तो मिलता है आपको 3,000, 30,000 रुपये के आसपास, 30-31 हज़ार के आसपास मिलेगा, मैं भी भूल रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी प्रेजेंट सैलरी दिखा देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि जब आप 4 साल स्पेंड कर देते हैं यूपीपीसीएल में तो आपको क्या क्या मिलता है। तो चलिए सैलरी स्लिप पे चलते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन के उपरांत आपको आपकी एक सैप आईडी बनेगी, सैप आईडी जिससे कि लॉगिन करके आप अपनी छुट्टियाँ, अपनी सैलरी, अपना जो भी आपका ब्यौरा है वो सब कुछ ऑनलाइन एक सैप प्रोफाइल पे चढ़ जाता है, वहीं से आप ये सैलरी स्लिप भी डाउनलोड करते हैं। देख सकते हैं आप, नाम आपने देखा ही था, प्राइवेसी इश्यूज की वजह से थोड़ा तो हटा दिया है, बट आप समझ पाएंगे। सहारनपुर जोन में हूँ मैं, टीवीवीएनएल के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉई आईडी है जो आपको मिलेगी सिलेक्शन के बाद। ये डिपार्टमेंट है, जैसे देखा आपने यूडीसी माने ये सर्कल है, ई यू डी डी होता तो ये डिवीजन हो जाता। और ऐसे ही मतलब आपको डिवीजन से ही सैलरी मिलती है, सब डिवीजन ऑफिस से सैलरी नहीं बनती, ना ही चीफ ऑफिस से बनती है, चीफ जोनल इंजीनियर के ऑफिस से भी सैलरी नहीं बनती, डिवीजन से और सर्कल से सैलरी बनती है सिर्फ। और इसका मतलब क्या है, चीफ ऑफिस में जितने भी लोग सिलेक्ट होके जाते हैं वो एक्चुअल में जाते नहीं, वो अटैच होते हैं, वो डिवीजन में ही रहते हैं लेकिन अटैच कर दिया जाता है उन्हें चीफ ऑफिस में, या सर्कल में रहते हैं उन्हें अटैच कर दिया जाता है चीफ ऑफिस में। तो ऐसा है। डेजिग्नेशन देखिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये आप लोग ही बनेंगे, आपको एक सीपीएफ नंबर मिलेगा, मतलब एक आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा जो आपका आपके अकाउंट से भी कटेगा और गवर्नमेंट भी उतनी डालेगी और वो फिर अमाउंट मिलता है। फिर ये आपका बैंक अकाउंट हो गया, उसका आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर। ये देखिए, लास्ट पे इन सैलरी कौन से मंथ की है, 1/8/2023, मैंने अगस्त में मिली है ये। अर्निंग्स है इतनी, 46,650, डिडक्शन हो गया 4,500 का, मतलब ऑलमोस्ट 5,000 का, एडजस्टमेंट जीरो, तो ये आपकी फाइनल सैलरी बनी। अब अगर आप नीचे आए यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकअप कैसे है। बेसिक सैलरी 30,600 हो गई, आपको शुरुआत में 27,200 मिलेगी, ये 4 साल घिसने के बाद की बात है। डीए आपका इतना हो गया है, ये भी बढ़ता रहता है समय समय पे। एचआरए क्योंकि एक सिटी में है तो 3,000, और मेडिकल अलाउंस 200 का। कटता क्या क्या है आपका, सीपीएफ जीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन ये कट रहा है, ये आपके 10% के आसपास का होता है, किसका होता है अभी मैं बोल रहा हूँ, वो आप समझ जाएंगे आके। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 540 रुपये कटते हैं, और आपको हाथ में आखिर में ये आता है। तो ये कुछ सैलरी स्लिप थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके कोई सारे डाउट मैंने प्रयास किए हैं इसमें पूरी तरह से समझाने के लिए, पर बहुत कुछ मुझे लगता है मिस हो गया होगा, वो ज़्यादा रेलेवेंट भी नहीं होगा, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो मैंने डाल ही दिया है। तो जो भी आपके अगर कोई डाउट फिर भी रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों का स्वागत है यूपीपीसीएल में, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप कर्मठ होकर काम करें इसमें। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे। आप अच्छे से काम करेंगे तो आपकी वैल्यू होगी, काम नहीं करेंगे तो कहीं वैल्यू नहीं होती। और जितने भी आप लोग आएंगे उन सबसे एक बार फिर से मेरा अनुरोध रहेगा, पहले तो करप्शन फ्री देश बनाने की प्रयास करें। दूसरा, ये सिर्फ आपका स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स योर सक्सेस, ये सक्सेस नहीं है, इससे आगे बढ़ने का उम्मीद रख के आप आइए। और तीसरा, अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं तो लखनऊ पहुंचिए और अपने आप को जोन में अलॉट कराइए जहाँ पे आपको जाना है, जोन नहीं डिस्कॉम। और अगर आपको पहले से लिस्ट आ चुकी है डिस्कॉम की, और अगर आपको आपका डिस्कॉम मन चाहे मिल गया है, तो अब अपने डिस्कॉम ऑफिस में जाइए। जैसे अगर आप बनारस में हैं तो बनारस के एमडी ऑफिस में जाइए,
आप अगर लखनऊ के हैं तो लखनऊ के एमडी ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जो कंसर्न बाबू हैं उनके साथ बात करके अपने आप को पहले ही समय से अपने करीबी जिले में पोस्ट करवाने का प्रयास कीजिए। हो जाता है उस टाइम, बाद में होती है बहुत सारी समस्याएं, तो पहले कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। यूपीपीसीएल के वीडियो मैंने बहुत समय से नहीं बनाए थे, ये वीडियो लाने में भी काफ़ी समय लग गया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और आप लोग सबका एक क्वेरी था कि एआरओ की वैकेंसी कब आएगी। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता कब आएगी अब, क्योंकि अप्रैल में प्रस्तावित थी, सुना तो मैंने यही था। मैं खुद भी उस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिससे कि हम अपने घर के करीब पहुँच पाएँ। उसमें आपका जो ट्रांसफ़र है वो सिर्फ़ हेड ऑफ़िसेज़ में ही होता है। लखनऊ में होने के चांस बहुत अच्छे हो जाएँगे। तो ये था वीडियो में, और बाकी आपके अगर और कोई डाउट है तो आप वो सारे कमेंट कीजिए, मैं उन सब के ऊपर कमेंट्स लेके एक नया वीडियो और बना दूँगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।